दोस्तों, 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 24 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, स्पेशलिटी स्टील क्या होता है? 1 प्रोसेस स्टील, 2 वैल्यू एडेड स्टील, 3 हाई स्ट्रेंथ स्टील। मतलब जो स्पेशलिटी स्टील होता है, विशेष रूप से बनाया है, वो क्या होता है? प्रोसेस्ड होता है, वैल्यू एडेड होता है या हाई स्ट्रेंथ स्टील होता है? आंसर देख लेते हैं। आपने क्लिक किया, ओके। आंसर इज डी, 1 2 3, ऑल 3 आर करेक्ट। दोस्तों, मैं क्लिक किया ऐसा बोलता हूं, उसके वक्त ही आपका आंसर आना चाहिए। आप भी आदत डालो आंसर देने की। जब आदत डालोगे तो इसका बहुत ज्यादा फायदा जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होने वाला है। आप करके देखो, रोजाना करके देखो, आपको जरूर फायदा दिखेगा। चलो देख लेते हैं स्पेशलिटी स्टील एग्जैक्ट क्या है। सो दोस्तों, इट्स ऑल्सो रेफर्ड एज अलॉय स्टील, है ना। ये 2 एलिमेंट जो है आयरन और कार्बन, इससे स्टील बनता है और ये वैल्यू एडेड वेराइटी है। नॉर्मल जो स्टील रहता है उसमें कोटिंग, प्लेटिंग या हीट ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है और एक स्पेसिफिक कंडीशन से जो है वो बिल्डअप किया जाता है। ये डिफेंस, स्पेस, पावर, ऑटोमोबाइल, ऐसे स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जो होते हैं उसमें ये काम में आता है। क्या फायदा है, बेनिफिट्स क्या है? ये हाई कोरोशन रेजिस्टेंट है ना। जो है इरोड नहीं होता, ये रस्ट नहीं पकड़ता इसको। टारगेटेड रेजिस्टेंस टू हाई एंड लो टेम्परेचर, दोनों टेम्परेचर पर ये मेंटेन रहता है। आसानी से फैब्रिकेट हो जाता है और इसमें स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ काफी अच्छा है। नॉन मैग्नेटिक रहता है और स्टेराइल और हाइजीनिक है और स्पेशल एप्लीकेशंस के लिए काफी कारगर साबित होता है। और खास बात है कि ये लाइट वेटेड है। दोस्तों, न्यूज में इसलिए है, स्पेशलिटी स्टील पीएलआई गॉट पुअर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया है। पीएलआई स्कीम है, पीएलआई स्कीम पर्टिकुलरली जो क्रिटिकल कंडीशन में है कोविड के इसमें सेक्टर्स, उनके लिए एक पुशअप बैकअप जो है उसके लिए पीएलआई स्कीम निकाली थी फंडिंग के लिए। अभी देखो, टाइम 2 बार एक्सटेंड किया लेकिन सिर्फ 10 एप्लीकेशंस आए। यानी एक तरफ से तो इसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा ये ध्यान में आता है, लेकिन इन्वेस्टर का इसमें रुझाव नहीं है। इसका क्या मतलब हो सकता है? तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इंडिया में वो अभी भी इनेबलिंग कंडीशन डेवलप नहीं हुई है ना। अब देखो, इंडिया इज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, लेकिन स्पेशलिटी स्टील में अभी भी हम डिपेंडेंट। अब खास बात देखो कि हम जब डिपेंडेंट है उसके बाद भी इंडिया में मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए लोग आगे नहीं आ रहे, तो कुछ तो भाई मामला है ना। सो इट नीड टू बी सॉर्टेड आउट बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके इसको सॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया में इसकी यूटिलिटी है ना। जैसे देखिए आप, हीट ट्रीटेड स्टील होता है या हाई स्ट्रेंथ स्टील होता है, इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज स्टील, ये है एक्चुअली स्पेशलिटी स्टील। अब ये ऑब्वियसली ये बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी फ्रंटलाइन एरियाज है या जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेटेजिक एरिया, उसमें बड़ा इंपॉर्टेंस है, लेकिन फिर भी या फंडिंग के लिए इश्यूज है डिस्पाइट ऑफ गिविंग द बैकअप बाय गवर्नमेंट। ये थोड़ा सोचने वाली बात है ना। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने गौर करना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द लेवी ऑन फ्यूल ऑयल। हमारा जो डीजल और पेट्रोल होता है उसके ऊपर जो लेवी यानी टैक्स जो लगाया जाता है या सेस, उसके बारे में स्टेटमेंट्स है। 1 बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस and agriculture and infrastructure development cess together constitute excise duty on fuel oil। दोस्तों, एक्साइज ड्यूटी जो है इट्स एक्चुअली मींस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, बराबर है, क्योंकि स्टेट जो लगाता है उसको हम कहते हैं वैट। ओके, तो अब ये बेसिक एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस एंड एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, ये सब मिला के एक्साइज ड्यूटी ऑन फ्यूल होता है, ऐसा एक स्टेटमेंट है। सेकंड, ओनली बेसिक एक्साइज ड्यूटी, यानी इसमें से ये ओनली बेसिक एक्साइज ड्यूटी शेयरेबल बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी शेयरेबल इसमें से कौन सा है? सिर्फ बेसिक एक्साइज ड्यूटी है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट?
आंसर इज सी। क्लिक किया था आपने? ओके, जैसे मैं भगता हूं वैसा आप भगिए, है ना। फर्स्ट इसमें ही आंसर आना चाहिए, बहुत जरूरी है। इस ढंग से पढ़ाई होनी चाहिए कि बस देखते ही, मतलब क्वेश्चन देखा कि बस इसका आंसर यह है ना, थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ लो और समझ जाओ, ऐसी पढ़ाई होनी चाहिए दोस्तों। ओके, तो आपने क्लिक किया होगा, मैंने भी क्लिक किया है। आंसर बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। ओके, ठीक है। न्यूज में क्यों है दोस्तों? फिलहाल जो अपोजिशन लीडर्स है, यानी पर्टिकुलरली कुछ स्टेट्स है जहां पे अपोजिशन पार्टी रूल कर रही है, उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि ये एक्साइज ड्यूटी कट जो हो रहा है उसके वजह से स्टेट का शेयर जो है सेंट्रल टैक्स में वो कम हो रहा है। अब इसके ऊपर डिफेंड करने के लिए फिलहाल में जो है हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि भाई ऐसा नहीं है। अभी जो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है 8 रुपीज पर लीटर ऑन पेट्रोल और 6 रुपीज पर लीटर ऑन डीजल, ये रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस ये इसमें से कम कर दी गई है ना, बेसिक एक्साइज ड्यूटी में से नहीं कर दी गई है। ऑब्वियसली नवंबर में भी जो किया था उसमें ये कम नहीं किया है। ये सब बर्डन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट 2.220 लाख का करोड़ ये सब सेंटर ही उठा रहा है। तो ऑब्वियसली जो अपोजिशन लीडर है, मतलब पर्टिकुलरली दे मस्ट हैव टू बी सम सॉर्ट ऑफ द सेंसिबिलिटी, है ना। अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन नहीं होना चाहिए। वी हैव टू बी इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस, है ना। तो अपोजिशन का भी काम है कि जो भी आवाज उठाए गलत चीज के लिए उठाए, ना कि सही चीज के लिए। देन द थर्ड क्वेश्चन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 1 इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर जो होता है अपने सरकारें यानी अलग अलग देश, उसका एक ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है एम टू इंप्रूव स्टेट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। इसका एम है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है उसको इंप्रूवमेंट आ जाए थ्रू द पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। तो देख लेते कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्लिक कर लू, किया आपने क्लिक? ओके, वेरी गुड। सो आंसर इज बी, ओनली 2 इज करेक्ट। इट्स एम इज टू इंप्रूव द स्टेट ऑफ वर्ल्ड थ्रू द पब्लिक प्राइवेट डेलिब्रेशन, ये है। बट इट इज नॉट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये नहीं है दोस्तों। देखो न्यूज में क्या है। सो न्यूज इज दैट WEF is back 2 years after COVID-19 pandemic struck, है ना। अभी 2 साल बाद जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है उसका मीटिंग लग चुका है। इट्स एक्चुअली इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एंड लॉबिंग ऑर्गन, इट्स एक्चुअली इंटरनेशनल NGO भी है और लॉबिंग ऑर्गेनाइजेशन भी है ना। ये 1971 24 जनवरी 1971 में जर्मन इंजीनियर जो है इकोनॉमिक्स और इंजीनियर थे क्लॉस शॉब, इन्होंने इसका फाउंडेशन किया है। इसका मिशन है कि इंप्रूविंग द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड बाय एंगेजिंग बिजनेस, पॉलिटिकल, एकेडमिक एंड other leaders of the society to shape global, regional and industry agendas. मतलब it's nothing but to try to collaborate the global civil society. ये global civil society जो है इनको एक लाती है, प्लस इंटरनेशनल जो गवर्नमेंट्स है, मतलब गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंट से दोनों का डेलिब्रेशन करके वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ बदलाव लाने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन है। बट इट्स लार्जली एलिज दैट कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये एलिट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मीटिंग जो है एनुअल मीटिंग अक्सर डाउस में होता है, माउंटेन रिसोर्ट में, आलिशान रिसोर्ट है स्विट्जरलैंड का, वहां पे ये होता है। यहाँ पे मैप में ध्यान में रखो आप, है ना, मैप ये स्विट्जरलैंड का मैप और डाउस कहाँ पे है। देन द फोर्थ क्वेश्चन, विच आयरन ओर हैव हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ आयरन, कौन से आयरन ओर या आयरन मिनरल में सबसे ज्यादा आयरन का परसेंटेज होता है ना। हिमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। क्लिक किया आपने? ओके, वेरी गुड, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज बी, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट में सबसे ज्यादा आयरन का परसेंटेज होता है, हाई ग्रेड होता है ये आयरन ओर।
चलो देख लेते हैं। देखो मैग्नेटाइट में Fe3O4 इसका फार्मूला भी है, आपको कभी पूछा जा सकता है, 72.4% होता है। हेमाटाइट में Fe2O3 में 70%। यहाँ पे लिमोनाइट जो है 2Fe2O3 3H2O, यहाँ पे देखो वाटर आ गया तो इसका थोड़ा सा कम हो गया है, 59.8। सिडेराइट FeCO3 Fe एक ही है ना, 48.2%। दोस्तों न्यूज में क्यों है देख लेते हैं। न्यूज में इसलिए है, गोवा डिमांड 0 एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन लो ग्रेड आयरन ओर। गोवा में जो माइंस है, आयरन माइंस, उसका आयरन जो है लो ग्रेड आयरन है, यानी उसमें सिर्फ 58% से नीचे आयरन रहता है। एक्चुअली इसी वजह से इंडिया में इसका स्टील मेकिंग में कोई उपयोग नहीं है, तो ये एक्सपोर्ट किया जाता है। और इसको यदि ये माइनिंग्स को सस्टेन करना है तो गोवा इज डिमांडिंग दैट देयर इज अ नीड ऑफ अ जीरो टैक्स। टैक्स लगाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इन जनरल बिचोलिन जो है या फिर संगम है या सत्तारी तालुका से, यहाँ पे ये माइंस पाई जाते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी आयरन ग्रेड्स के ओर पर 21 मई 2022 में 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द इंटरस्टेट काउंसिल। 1. Constituted 6 union ministers and chief ministers of all states and union territories with the legislature and administrators of other union territories. पहला स्टेटमेंट है। Second, 10 union ministers as a permanent invitees. 3. Council is headed by Prime Minister. 4. Standing Committee of Council headed by Home Minister. Which of the above statements is or are correct? क्लिक कर रहा हूं मैं, आपने किया, ओके, रेडी। आंसर इज डी, ऑल 4 आर करेक्ट। चारों के चारों करेक्ट है दोस्तों, है ना। 6 यूनियन मिनिस्टर्स रहते, चीफ मिनिस्टर्स सभी स्टेट्स के, और यूनियन टेरिटरी जहां पे लेजिस्लेचर है जैसे पुडुचेरी और दिल्ली, और यहाँ पे बाकी के एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ अदर यूनियन टेरिटरीज। 10 यूनियन मिनिस्टर्स एज अ परमानेंट इन्वाइटीज। अब ध्यान में रखो कि पहला जो इंटरस्टेट काउंसिल था उसमें ये तो था, इसमें कोई इश्यू नहीं, ये नहीं था। यहाँ पे लिखा था कि भाई अदर यूनियन मिनिस्टर्स जो है वो बुलाए जाएंगे इन्वाइटी जब जब जरूरत लगे, उस हिसाब से अभी फिक्स कर दिया है। 10 यूनियन मिनिस्टर्स परमानेंट हो गए, यानी जुगाड़ जम गया। 6 यूनियन मिनिस्टर्स पहले है, बाद में बाकी इन्होंने बुलाओगे, यार तुम बुलाओगे नहीं बुलाओगे अपनी मर्जी से, हमारे को भी एंट्री चाहिए, तो ये 10 यूनियन मिनिस्टर्स ने जुगाड़ जमा लिया। काउंसिल इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑब्वियसली ये फेडरल, एक्चुअली इंटरस्टेट काउंसिल इज अ फेडरल काउंसिल है, तो इसी वजह से फेडरल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेवल पर होना चाहिए, इसलिए प्राइम मिनिस्टर है अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, एक प्रोटोकॉल जो होता है ना। बाकी ये ऑल इंडिया ये है ऑर्गेनाइजेशन से। दूसरा ये है स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द काउंसिल। अब काउंसिल में एक स्टैंडिंग कमिटी रख दी भाई, ये नया है, ये पहले की इसमें नहीं था। हेडेड बाय द होम मिनिस्टर, तो होम मिनिस्टर ने भी चांस ले लिया भाई, अभी उन्होंने भी अपनी जगह बना ली। यहाँ पे देखो ध्यान में रखो। अब ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरस्टेट काउंसिल इन जनरल ऐसी फेडरल इंस्टीट्यूशन है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ध्यान में आया क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को एस्टैब्लिश करने के लिए यह है, ठीक है। अब ऐसे ही इसमें स्टैंडिंग कमिटी ऑफ काउंसिल किसको दिया गया है, तो होम मिनिस्टर। अब ये सोचने वाली बात है, ये लॉ एंड ऑर्डर वाला भाई है, ये होम मिनिस्टर भाई जो है ये लॉ एंड ऑर्डर वाला, बराबर है। अब हमें कोऑपरेशन करना है, कोऑपरेशन में लॉ एंड ऑर्डर नहीं, यहाँ पे प्लानिंग वगैरह चाहिए था, बराबर है। तो ये प्लानिंग मिनिस्टर वगैरह ये इसको रखना चाहिए था, लेकिन होम मिनिस्टर भाई ने जगह जमा ली, तो समझ सकते हैं कि किस ढंग से ये जो है इंटरस्टेट काउंसिल का दायरा अलग तरह से बढ़ गया है। चलो देख लेते क्या है। तो अभी देखो भाई, इंटरस्टेट काउंसिल रीड्रॉ किया गया है। शाह टू हेड स्टैंडिंग पैनल, नोटिफिकेशन 23 मई 2022 को निकाला गया है। कहते हैं कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का इंस्टीट्यूशन है, तो फिर भाई उसका वैसा नेचर होना चाहिए था, वो नेचर में काफी कुछ ट्विस्टिंग्स आ गई है, बराबर है, ठीक है।
अब देखो ये इसका आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 263 ये आर्टिकल है। यहाँ पे इंटरस्टेट काउंसिल्स बनाए जाते हैं, है ना। या सरकार या कमीशन ने भी इसके पहले कहा था कि भाई 263 में यदि इंटरस्टेट काउंसिल बनाना है तो ये बनाइए, लेकिन ये परमानेंट बनाए, है ना। जब सरकार सोचेगी सेंट्रल गवर्नमेंट तब बनाएगा, ऐसा नहीं, है ना। परमानेंट बनाए और इसको रादर गिव द टाइटल इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, है ना, इंटर गवर्नमेंटल काउंसिल, ऐसा उन्होंने कहा था। अब 1990 में पहली बार जनता दल गवर्नमेंट वीपी सिंह सरकार के सरकार थी, वहां पे पहली बार ये बनाया गया था। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपने समझ लिया होगा, है ना। आई होप सो आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। ऑल द बेस्ट।